हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ओटी मेडिकल लेक्चर। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, कैसे डॉक्टर हमारे ब्रेन एक्टिविटी को समझते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम यानी ईईजी के बारे में। जानिए ईईजी टेस्ट क्या होता है, यह क्यों किया जाता है और कैसे इससे हमारे दिमाग की हाइडन सीक्रेट बाहर आती है। हम आपको बताएंगे कि ईईजी मशीन कैसे काम करती है, इलेक्ट्रोड्स कैसे लगाया जाता है और टेस्ट के दौरान क्या होता है। अगर आपको एपिलेप्सी यानी मिर्गी, स्लीप डिसऑर्डर यानी नींद की प्रॉब्लम या ब्रेन से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए तो यह वीडियो आपके लिए है। वॉच टिल द एंड टू अंडरस्टैंड योर ब्रेन बेटर। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम यानी ईईजी, इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल होता है। उसके बाद इंसेफ्लोन के मतलब होता है ब्रेन। उसके बाद ग्राम मीन्स रिटेन, रिकॉर्ड या ड्राइंग किया जाता है। जैसे यहाँ पे आपको दिखता होगा इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रोड्स को हम लगा करके इलेक्ट्रिकल्स जो एक्टिविटीज ब्रेन में होता है उसको जो मेजर किया जाता है वो इलेक्ट्रोड्स का काम है। और इंसेफ्लो मतलब ब्रेन, और यहाँ पे ग्राम जो कि हम लोग रीडिंग करते हैं, और यहाँ पे रिटेन में आता है जो रिकॉर्ड करा जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्राम। इस टर्म को आप लोग समझ गए होंगे इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम मीन्स क्या होता है। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ ईईजी। इसमें क्या होता है इसका डेफिनेशंस को पहले देखिए। ईईजी इज अ नॉन इन्वेसिव टेस्ट दैट रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड ऑन द स्काल्प। यहाँ पर देखिए ईईजी क्या है, एक नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। जो कि नॉन इन्वेसिव क्या होता है, जो हम बाहर से जो करते हैं उसको बोलते हैं नॉन इन्वेसिव। जो अगर बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसको इन्वेसिव बोलते हैं। तो बाहर से हम लोग इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है इसमें। ऑफ द ब्रेन में इसका जो एक्टिविटीज होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है यूजिंग इलेक्ट्रोड्स प्लेस्ड द स्काल्प। यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स लगा हुआ है इसको स्काल्प पे लगा दिया जाता है और इसी से रिकॉर्ड किया जाता है। स्काल्प क्या होता है, स्कल के जो ऊपर लेयर होता है 5 लेयर से जो होता है टिश्यू से जो बनी हुई रहती है, कवरिंग रहता है, जो कवर करके जो रखता है उसको हम लोग बोलते हैं स्काल्प। स्काल्प पे ये प्लेस्ड किया जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका यूज क्या होता है, यूजेज प्राइमरीली यूज टू डायग्नोस एंड मॉनिटरिंग न्यूरोलॉजिकल एंड स्लीप डिसऑर्डर। यानी इसका क्या डायग्नोस में क्या यूज करा जाता है, हम मॉनिटरिंग करते हैं न्यूरोलॉजिकल, अगर कोई भी डिसऑर्डर होगा उसके लिए हम यूज करते हैं इसका। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखता होगा स्लीप डिसऑर्डर होगा या पर्टिकुलरली दज रिलेटेड टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी। यानी कि यहाँ पर क्या होता है कि ब्रेन का जो रिलेटेड एबनॉर्मलिटीज जो आता है, हमारे ब्रेन में जो एबनॉर्मलिटीज जो भी आएगा एक्टिविटीज उसको इसमें डायग्नोस किया जाता है, रिकॉर्ड करा जाता है। उससे हम लोग पता करते हैं कि ब्रेन का फंक्शन क्या है, नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी है, उसके बाद इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम है। इस दोनों टर्म को सबसे पहले हम लोग समझते हैं क्या होता है। जब यहाँ ग्राफी होगा तो वहाँ पर क्या होता है कि टेक्निक होता है। कोई भी चीज में अगर ग्राफी लगा हुआ तो टेक्निक से हम लोग उसको ग्राफ करते हैं। और ग्राम जो होता है यहाँ पर क्या होता है, ग्राफिकल रिकॉर्डिंग जो होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कोई पेपर पे चाहे डिस्प्ले पे, इसका वेव को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको ग्राम बोलते हैं। तो चलिए आगे हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ ब्रेन। इसमें क्या स्टडी किया जाता है, ब्रेन का जो एक्टिविटीज है उसमें उसका मेजर किया जाता है, स्टडी किया जाता है। तो समझ गए होंगे कैसे होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राफी। उसके बाद इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम को समझिए। इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम इज द ग्राफिकल रिकॉर्डिंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन। यानी कि यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन का, जो ब्रेन का एक्टिविटीज होता है उसको रिकॉर्ड करके ग्राफिकली अगर प्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर देखिए जिस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। तो इसीलिए इसका जो टर्म का नाम है ईईजी। ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। तो अब तक में समझ में आ गया होगा कि ईईजी मशीन क्या होता है और इसका वर्क क्या है
और इसका यूज क्यों किया जाता है, तो अब क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसका हिस्ट्री को देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ ईईजी। इसका हिस्ट्री क्या रहा है? डिस्कवर्ड बाय हेंस बर्गर, 1924 में इसका डिस्कवर किया गया था, जो कि ईईजी का डिस्कवर करने वाले के थे हंस बर्गर साहब थे। फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन ईईजी एंड डिस्कवर्स अल्फा वेव, यानी बर्गर वेव भी इसको बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले जो डिस्कवर किए थे वह अल्फा वेव जो होता है, अल्फा वेव, बीटा वेव, थीटा वेव, गामा वेव, इस सब वेव वह सबसे पहले जो हुआ था अल्फा वेव का जो ये डिस्कवर किए थे बर्गर साहब किए थे, इसी को हम बर्गर वेव भी कहते हैं। याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है कि बर्गर वेव्स क्या होता है। ईईजी आपको पता होगा, लेकिन बर्गर वेव्स को भी याद रखना है। जर्मन सेक्रेटरिस्ट हंस बर्गर्स वाज द फर्स्ट ऑन द एनालाइज ईईजी वेव्स। सबसे पहले इन्होंने ही ईईजी वेव्स को एनालाइज किए थे, जो कि जर्मन सेक्रेटरिस्ट हैं, एक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि इस पे ये एनालाइज करके ईईजी वेव्स को ढूंढा था। अल्फा वेव्स था और ये बर्गर वेव्स भी कहा जाता है, याद रखना है। ये जो है यही बर्गर साहब है और ये वेव्स का डिस्कवर किए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईईजी टेस्ट हेल्प्स टू डिटेक्ट, यानी कि यहाँ पर क्या करता है ईईजी डिटेक्ट, क्या करता है सीजर डिसऑर्डर्स लाइक एपिलेप्सी। यहाँ पर आपको जो पेशेंट्स दिखता होगा एपिलेप्सी, जिसे हम लोग मिर्गी कहते हैं, एपिलेप्सी यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से मिर्गी का पेशेंट्स होता है, आप लोग कभी न कभी देखे होंगे। तो ये क्या होता है, सीजर्स डिसऑर्डर्स में जो एपिलेप्सी वो जो होता है ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। क्या है? एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सीजर्स क्या होता है? ए सीजर्स इज अ सडन टेम्पररी डिस्टर्बेंस इन ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ये क्या होता है कि ब्रेन का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगता है, सडनली डिस्टर्बेंस आने लगता है, और यहाँ पर एक्टिविटी जो होता है ब्रेन का जो सिग्नल्स बहुत ही ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, उस टाइम में सीजर आ जाता है। इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी हाइपर हो जाएगा, ज़्यादा रेयर केस में इस तरह से देखने को मिलता है, जिसको हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं। मिर्गी का जो दौरा बोलते हैं वो आता है, सडनली आता है और कुछ देर में खत्म हो जाता है। इसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जो पेशेंट्स का जो कंडीशन देखा जाता है उसमें बिहेवियर चेंज हो जाता है, कॉन्शियसनेस चेंज हो जाता है, मूवमेंट देखा जाता है बॉडी में, एंड सेंसेशन भी इसमें देखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं अब तक में आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है एपिलेप्सी। उसके बाद स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर जो होता है उसको हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं सोमनीपैथी। तो ध्यान रखना है, ये एक कंडीशन जो होता है, इसका कंडीशन होता है डिस्टर्बेंस इसमें भी हो जाता है, एबनॉर्मल स्लीप पैटर्न हो जाता है बॉडी का, और ये जो इम्पैक्ट पड़ता है बॉडी पे, फिजिकल पड़ सकता है, मेडिकल इम्पैक्ट पड़ सकता है, सोशल पड़ सकता है, इमोशनल पड़ सकता है, जो इस सारा फंक्शन पे ये इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। तो स्लीप डिसऑर्डर भी समझ गए होंगे। उसके बाद डेमेंटिया। डेमेंटिया को समझिए, इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि जो सोचने का जो एबिलिटी वो खत्म हो जाता है, थिंकिंग पावर यहाँ पर लॉस हो जाता है, खो देता है। हेड इंजरी और कंफ्यूजन के बारे में पहले सबसे समझिए क्या होता है। हेड इंजरी, अगर कहीं पर क्या होता है ट्रॉमा केस आता है, हेड में कोई ट्रॉमा हो जाता है, उस टाइम में कंडीशन देखा जाता है, ईईजी हम लोग डिटेक्ट करते हैं, उस टाइम में भी इसका जो वेव्स होगा उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा। उसके बाद कंफ्यूजन क्या होता है, कंफ्यूजन होता है टेम्परेरी जो होता है डिस्टर्बेंस हो जाता है, जो नॉर्मल जो ब्रेन फंक्शन होता है उसमें डिस्टर्बेंस आने लगता है। उसके बाद देखिए इंसेफेलाइटिस, इसको इंसेफेलाइटिस में क्या होता है, इंसेफ्लो का मतलब समझते हैं ब्रेन, आइटिस मींस इन्फ्लामेशन, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रेन। ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिए इसका प्रिंसिपल को हम लोग समझते हैं। ईईजी का प्रिंसिपल क्या होता है, न्यूरॉन्स कम्युनिकेट्स वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, यानी कि यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होता है, ये न्यूरॉन्स आपको दिख रहा है, न्यूरॉन्स का क्या होता है, वाया इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से ये कम्युनिकेट करता है। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है उसे कम्युनिकेट करके, न्यूरॉन्स होता है एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करता है, वो कैसे करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ पे जनरेट होता है और उसी से करता है। ईईजी डिटेक्ट्स वोल्टेज फ्लक्चुएशंस रिजल्टिंग फ्रॉम आयनिक करंट फ्लो विदिन द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन, यानी कि अब यहाँ पे देखिए ईईजी कैसे डिटेक्ट करता है वोल्टेज का फ्लक्चुएशंस को, कैसे करता है, आयनिक करंट। अगर दो यहाँ पे न्यूरॉन्स है, ये
न्यूरॉन्स और दूसरा न्यूरॉन्स एक दूसरे से क्या करता है, कम्युनिकेट जिस टाइम में करता है, उस टाइम में एक करेंट बनता है जिसको आयोनिक करेंट बोलते हैं। उसी को डिटेक्ट करके पता करते विदिन द न्यूरॉन्स ऑफ द ब्रेन। जब फ्लक्चुएशन होने लगता है इसका वोल्टेज का, उस टाइम में ये डिटेक्ट कर लेता है ईईजी। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। यहाँ पे जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स जो एक दूसरे से जब कम्युनिकेट करता है, एक न्यूरॉन्स दूसरे से कम्युनिकेट करता है, उस टाइम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है, उसी को डिटेक्ट करता है। इसका प्रिंसिपल मेन वही है, ईजी डिटेक्ट करता है उसका जो फ्लक्चुएशंस होता है जो वोल्टेज का, उससे पता कर पाता है कि ब्रेन में अभी कौन सा वेव बनता है, अल्फा है, बीटा है, थीटा है। इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि क्या होता है वेव्स। ईईजी इलेक्ट्रोड्स प्लेसमेंट। अब देखिए इसका प्लेसमेंट कैसे होता है। प्लेस्ड ओवर अनओपेंड स्कल, यानी कि अनओपेंड जो स्कल होता है उस पे हम लोग करते हैं। स्कल जो होता है हमारे ब्रेन का, ये नीचे होता है, ऊपर स्काल्प लगा हुआ होता है और यहीं पे इलेक्ट्रोड्स को फिट किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से यहाँ पे फिट करा गया है। ओवर द ब्रेन आफ्टर ओपनिंग द स्कल, यानी कि यहाँ पर जो है बिना ओपनिंग का जो होता है स्कल, उसके ऊपर फिट करा जाता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर स्काल्प आपको दिखता होगा, पेरियोस्टेम दिखाई देता होगा, यहाँ पे आपको लेयर होगा, स्कल बोन यहाँ पर दिखाई देता होगा कि स्कल बोन है। उसके बाद ड्यूरामीटर है, आपको ड्यूरामीटर दिख रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, सब ड्यूरा स्पेस होता है और सब अल्कोनाइड्स स्पेस होता है, फिर वहाँ पे ब्रेन होता है। तो लेयर्स ऑफरिंग द ब्रेन आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से रहता है और यहाँ पे प्लेस किया जाता है। इंटरनेशनल 10 से 20 ईजी प्लेसमेंट सिस्टम होता है, या 21 भी होता है, इसको भी याद रखना। 10 से 20 होता है या 21 होता है, जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स होता है के बारे में बात कर रहा है कि कितना होता है। 10 से 21 इंटरनेशनल होता है, इसमें से किसी भी को हम लोग यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं अब तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखिए यहाँ पे किस तरह से कौन सा इलेक्ट्रोड्स का काम करता है, उसको हम लोग पहले समझते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पर दिखता होगा फ्रंटल। फ्रंटल में जो लगा हुआ है ये सारा फ्रंटल है, जो कि आपको 7 इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे प्लेस्ड किया जाता है और सबका जो लोकेशन है आपको लोकेशन यहाँ पे दिखाई देता होगा किस तरह से होता है। FP1 है, FP2 है, F7 है, F3 है, Z है, F4 है, इस तरह से इसका लोकेशन करा जाता है। उसके बाद क्या है, टेम्पोरल है। टेम्पोरल के पास होता है, यहाँ पर देखिए टेम्पोरल जो है टेम्पोरल के पास है। यहाँ से पहले समझिए कि किस तरह से होता है। फ्रंटल, फ्रंटल आपको जो दिख रहा है यह सारा क्या है, फ्रंटल है। उसके बाद यहाँ पर टेम्पोरल आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर फ्रंटल और टेम्पोरल आप समझ गए किस तरह होगा। उसके बाद सेंटर, सेंटर के पास भी होता है, जो ब्रेन का सेंटर होता है उसमें भी 2 इलेक्ट्रोड्स को हम लोग प्लेस्ड करते हैं। उसके बाद क्या, पेरेंटल, पेरेंटियल के पास भी होता है। पेरेंटियल के पास कितना है, 3 पेरेंटियल के पास होता है। पेरेंटल बोन भी आपको यहाँ पर पेरेंटियल बोन आपको दिखता होगा कि कहाँ पे है, यहाँ पर देखिए पेरेंटियल बोन आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे पेरेंटियल बोन आपको दिख रहा होगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन है, ऑक्सीपिटल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहीं पे प्लेस्ड किया जाता है, इस तरह से इसको बनाया हुआ रहता है। न्यूरोलॉजिकल कैप होता है और इसको हम लोग डायरेक्ट ब्रेन पर प्लेस्ड कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इसका ब्रेन का जो वेव्स बनता है, ये किस तरह से इसका वेव बनता है, वेव्स को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होता है, उसके बाद ब्रेन स्टेट होता है, यानी ब्रेन का स्टेटस को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपको पहले डेल्टा दिखता होगा, थीटा दिखता होगा, अल्फा दिखता होगा, बीटा दिखता होगा, उसके बाद गामा दिखता होगा। इन सबों को हम लोग पहले समझते हैं कि कैसे होता है। सबसे पहले देखिए डेल्टा में जो होता है 0.3 से 4 हर्ट्ज तक का यहाँ पे वेव्स बनाता है। यहाँ पे करेंट आता है, इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनता है। उसके बाद थीटा है जो कि 4 से लेकर के 8 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद अल्फा आपको दिखा होगा 8 से 13 हर्ट्ज होता है। उसके बाद 13 से 30 हर्ट्ज होता है बीटा। उसके बाद गामा में 30 एंड इससे एवब होता है। तो चलिए अब सबको हम लोग समझते हैं किस तरह से होता है। डेल्टा में क्या होता है, ड्रीमलेस स्लीप होता है। इसमें देखिए ड्रीमलेस स्लीप क्या होता है, ड्रीमलेस स्लीप जब हम लोग क्या करते हैं, सोते हैं, अगर क्या होता है स्लीप में रहते हैं, एकदम डीप स्लीप में रहते हैं, तो उस टाइम में मेरा ब्रेन में क्या फंक्शन हो रहा है कुछ नहीं पता चलता। उसको हम लोग बोलते हैं ड्रीमलेस स्लीप, स्टेट ऑफ रेस्ट विदाउट ड्रीमिंग, यानी कोई ड्रीम
नहीं आता, उस टाइम में हम बोलते हैं ड्रीमलेस स्लीप। उस टाइम में डेल्टा बनेगा, जिसका देखिए यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी बहुत कम दिखता होगा। अब यहाँ पर देखिए असेस द सब कॉन्शियस, यानी कि यहाँ पर देखिए ब्रेन का क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक तो होता है सब कॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड। यहाँ पर सब कॉन्शियस माइंड क्या करता है, असेस कर रहा है। इसमें क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड में जो होता है पास्ट में जो एक्सपीरियंस करे हुए रहते हैं वो सारा स्टोर रहता है, वही फिर से रिप्ले होता है। जैसे इमोशनल, ऑटोमेटिक बिहेवियर चेंजेस, ये सारा इसमें आता है, जो कि डेल्टा वेव्स तभी बनेगा। उसके बाद एक होता है हमारा कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड में जैसे कि प्रोसेसिंग होता है इंफॉर्मेशन वगैरह का, थॉट आता है, डिसीजंस मेकिंग जो होता है वो सब होता है कॉन्शियस माइंड में, और सब कॉन्शियस माइंड में स्टोर होता है। जो भी चीज करते हैं उसको सारा स्टोर होता है सब कॉन्शियस माइंड में। तो ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद लॉस ऑफ बॉडी अवेयरनेस, यानी उस टाइम में क्या होता है कि बॉडी का जो अवेयरनेस होता है वो बिल्कुल लॉस रहता है, हमें पता नहीं चलता एकदम। जब हम स्लीप मोड में रहते हैं तो कुछ पता नहीं चलता है। उस टाइम में जब रहेगा, जब हम इस ईसीजी को जो परफॉर्म करेंगे, पेशेंट जब सो जाएगा उस टाइम में ये परफॉर्म होगा। तो उम्मीद करते क्लियर होता होगा। उसके बाद थीटा जो फ्रीक्वेंसी है उस कब बनेगा, इनर पीएस में बनेगा। इनर पीएस क्या होता है, ये देखिए इसमें क्या आंतरिक शांति जो होता है, तनाव से जो होता है उससे एकदम दूर, पूरा शांत रहेगा। उसके बाद क्या है, रेम रेम स्लीप। ये रेम स्लीप क्या होता है, जैसे कि हम लोग स्लीप मोड में रहते हैं, आई मूवमेंट आया, फिर आई क्लोज हो गया, ओपन होता है फिर क्लोज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेम स्लीप बोलते हैं। रैपिड आई मूवमेंट होता है, इसको बोलते हैं रैपिड आई मूवमेंट। स्लो इंक्रीज होता है ब्रेन एक्टिविटी, यानी यहाँ पर स्लोली इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं रेम स्लीप। डीप मेडिटेशन में क्या होता है, गहरा ध्यान में चल जाते हैं, जैसे डीप रिलैक्स रहते हैं उस टाइम में ये वेव्स बनता है। तो उम्मीद करते क्लियर होता होगा। उसके बाद अल्फा वेव्स कब बनेगा, 8 से 13 10 क्रिएटिविटी, यानी क्रिएटिविटी जब होगा उस टाइम में ये वेव बनेगा। क्रिएटिविटी एबिलिटी द मैक ऑफ प्रोड्यूस न्यू थिंग्स यूजिंग स्किल और इमेजिनेशन वगैरह जो करेगा उसमें क्रिएटिविटी आता है, उस टाइम में ये होगा। उसके बाद फ्लो स्टेट आता है, फ्लो स्टेट जो कि कंप्लीटली फोकस्ड हो जाता है ब्रेन। उसके बाद फोकस जो होता है, तो उम्मीद करते क्लियर होगा। ब्रेन क्या होता है, फोकस एबिलिटी इसमें आ जाता है। उसके बाद बीटा में है, इसमें कंसंट्रेशन होता है, ब्रेन एकदम कंसंट्रेट हो जाता है। रिजुअल होता है, इसमें क्या होता है, ब्रेन वेरी अलर्ट इन द फियर और स्ट्रेस या एंगर, यानी गुस्सा आता है, चाहे स्ट्रेस में रहता है या चाहे डर हो, कोई फियर होता है, उस टाइम में भी इतना 13 से 30 हर्ट्ज तक इसका एक्टिविटी ब्रेन का चले जाता है। उसके बाद क्या है, गामा। गामा वेव्स का बनता है 30 से या इससे एवब बनता है। मल्टी प्रोसेसिंग, यानी ब्रेन बहुत मल्टी टास्किंग अब जब करने लगता है तो उस टाइम में ये वेव्स बनता है। क्या होता है, ब्रेन्स एबिलिटी टू प्रोसेस मल्टी टास्क, यानी एक साथ बहुत काम जब करने लगता है उस ब्रेन का एक्टिविटीज ऐसे आता है और इससे अधिक जाता है। अगर कोई अधिक ब्रेन का यूज करता है तो उसका इससे अधिक जाएगा, यानी 30 हर्ट्ज से अधिक जाएगा, उसमें गामा वेव देखा जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर अभी तक आपको वीडियो क्लियर होता होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा वेव्स जो है, डेल्टा वेव्स के बारे में हम लोग सबसे पहले अभी आगे पढ़ चुके हैं। डेल्टा वेव्स क्या होता है, तो डेल्टा वेव्स में देखिए 12 से 30 हर्ट्ज होता है, ए हायर फ्रीक्वेंसी एंड स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। यहाँ पर क्या होता है, हाईएस्ट यहाँ फ्रीक्वेंसी होता है लेकिन स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। वहाँ पर आप देखे होंगे, यहाँ पे देखिए इसका बीटा जब होता है, बीटा के टाइम में यहाँ पे हाईएस्ट हो जाता है क्या, फ्रीक्वेंसी, और स्मॉल एम्पलीट्यूड होता है। तो ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी, उसको पहले समझिए। अगर कोई वेव्स बन रहा है, वेव्स का ये दूरी हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड, और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। उम्मीद करते क्लियर होता होगा कि यहाँ फिर आपको दिखता होगा कि किस तरह से बनता है। उसके बाद अल्फा वेव्स 8 से 12 हर्ट्ज होता है, एम्पलीट्यूड इंक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज। यहाँ एम्पलीट्यूड क्या होता है, बढ़ते जाएगा, एम्पलीट्यूड यहाँ पर देखिए बढ़ रहा है, उसके बाद इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कम होने लगता है।
उसके बाद थीटा वेव्स में 4 से 8 हर्ट्ज होता है। एम्पलीट्यूड फर्दर क्या होता है, इंक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज होने लगता है। यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरह से होता है। सो डेल्टा वेव्स में 1 से 4 हर्ट्ज होता है, लेजर फ्रीक्वेंसी एंड हायर एम्पलीट्यूड होता है। उसके बाद गामा वेव्स में होता है ए हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स एंड इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इन द ब्रेन टाइपिकली मेजर्स बिटवीन 13 एंड 100 हर्ट्ज इन ईईजी। अगर इस टाइम में आता है 30 से लेकर के 100 हर्ट्ज तक इसका ब्रेन का एक्टिविटी चले जाता है। और यहाँ पर मल्टीटास्किंग अगर जो ब्रेन करता है उसका ये फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं एपिलेप्टिक्स जो सीजर्स होता है उसको हम लोग समझते हैं। इसका देखिए एम्पलीट्यूड्स आपको दिखता होगा, एम्पलीट्यूड्स कहाँ पर चला जाता है। और यहाँ पर नॉर्मल है, नॉर्मल ग्राफ बना हुआ है। नॉर्मल का देखिए एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर है 50 और यहाँ -50। जब भी बनता है तो ग्राफ्स ऊपर नीचे करते हुए जाता है और यहाँ से बेस लाइन बनाया जाता है, इससे ऊपर और नीचे देखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से यहाँ पर आपको 50 दिखता होगा, यहाँ पर -50 आपको दिखाई देता होगा। ये नॉर्मल ब्रेन का जो ग्राफ है और ये नॉर्मल ब्रेन का ग्राफ है। और यहाँ पर आपको सीजर ब्रेन का ग्राफ दिखता होगा जो कि 200 और -200 इसका एम्पलीट्यूड देखा जाता है। तो ये आई होप ये क्लियर, ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आप देखिए यहाँ पे एबनॉर्मल ईईजी जब वेव्स आता है ब्रेन से, जब ईईजी हम लोग ब्रेन में करते हैं तो एबनॉर्मल अगर ब्रेन होगा तो उस टाइम में इस तरह का ईईजी आपको देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको दिखता होगा एबनॉर्मलिटीज किस तरह से एबनॉर्मल आ रहा है। सारा वेव्स को यहाँ पर क्लियर करा गया है, इस तरह से एबनॉर्मल वेव्स आपको दिखाई देगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंफॉर्मेशन। पर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही उपयोगी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी खास टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आपकी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग बाद में आने वाली वीडियो प्लान करूँगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़रूरी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।